आइए प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे या DSDP ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज से हम क्लास 11th इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 11 और 12 के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनके लिए गणित की अनेक वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं और जिससे आप लोग जो है लॉकडाउन के दौरान भी अपने घर पे अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि इंग्लिश मीडियम्स के भी वीडियोज लेक्चर बना करके प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो लोग भी अपने अध्ययन को कंटिन्यू कर सकें। तो ठीक है, फिर आइए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए और पहले लेक्चर्स में हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं जो कि कक्षा 11 इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स में सेट्स है, समुच्चय सिद्धांत। उस पे जो है कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि जानते हैं कि जो सेट्स हैं, समुच्चय हैं, तो वो सिर्फ मैथ के क्षेत्र में सीमित नहीं रह गया है। वो जो है सेट्स बहुत ही वाइड एरिया है इसके लिए। जिस भी क्षेत्र में आप देखें सब जगह समुच्चय का एक तरह से यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि आपके टीचर्स आप लोगों को पिछली क्लासेस में अध्ययन के दौरान पढ़ाते वक्त ब्लैक बोर्ड पे कुछ संख्याएं लिख देते रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 या फिर 2 3 5 7 इस तरह से, या फिर 2 4 6 करके। तो इनको लिख भर देने से आप लोग अंडरस्टैंड कर जाते थे, समझ जाते थे कि ये क्या है। 1 2 3 4 लिखते थे तो आप लोग उसको तुरंत समझ जाते थे कि ये जो है नेचुरल नंबर्स हैं। और इस तरह से अगर लिख दिया जाता था 2 3 4 5 7 11 13, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाते थे कि ये जो है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, इसके अलावा 2 4 6 करके अगर लिखी जाती थी तो उसको आप लोग समझते थे कि ये इवन नंबर्स हैं। तो टीचर्स को भी बार बार संख्याएं लिखने में जो प्रॉब्लम होती है बहुत ढेर सारी, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। हर एक संख्याओं के लिए स्टैंडर्ड अल्फ़ाबेट मान लेते हैं कोई, और उसी से डिनोट करने लग जाते हैं। तो आप लोगों को समझने में भी बहुत सुविधा होती है और टीचर्स को समझाने में भी और बार बार रिप्रेजेंट करने में जो प्रॉब्लम होती थी उससे भी बच जाते हैं। तो इसी के लिए सेट्स का शुरुआत ही हुआ। सेट का आविष्कार, सेट का एक तरह से कॉन्सेप्ट आया, यहीं से आया कि बहुत ढेर सारी संख्याएं, बहुत ढेर सारी वस्तुएं, बहुत ढेर सारे फैक्ट्स को बार बार लिखने से बचने के लिए सेट्स का जो है कॉन्सेप्ट जो है आया है। तो सेट्स पे डायरेक्ट चलने से पहले हम कुछ नंबर सिस्टम्स हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है, और हो सकता है कि आप लोग जानते भी रहे होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा एक झलक देते हैं। टोटल जितनी भी नंबर सिस्टम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ 2 टाइप्स की हैं। नंबर 1 जिसको हम डेसिमल फॉर्मेट बोल सकते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं, और नंबर 2 जो है वो जो है विदाउट डेसिमल्स हो गए।
Total number system is categorized into forms. Number one, decimal forms, and number two, without decimal forms. तो जो डेसिमल फॉर्म्स हैं तो वो भी कैटेगराइज की जाती हैं, और जो बिना दशमलव वाली संख्या हैं, विदाउट डेसिमल्स वाली, वो भी जो है क्या होती हैं कि उनकी भी कई कैटेगरीज हैं। तो और ये दोनों कंबाइंड रूप से अगर इनको हम जानते हैं कंबाइंड करके, तो वो रियल नंबर्स कहलाती हैं। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, वही टू पार्ट्स होते हैं उसी के, एक डेसिमल फॉर्म्स होता है और जो है विदाउट डेसिमल्स। तो रियल नंबर्स है क्या, कौन कौन सी संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती हैं, उसको हम, उसकी एक आइडेंटिटी क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो रियल नंबर्स की डिफिनीशन ये है कि विच नंबर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नंबर लाइन्स, मतलब जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन के थ्रू जो है एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। जितनी भी सारी संख्याएं हैं दैनिक जीवन में, जितनी भी संख्याएं मैथमेटिक्स में, हर एक क्षेत्र में जितनी भी संख्याएं यूज करते हैं, सारी की सारी रियल नंबर्स कहलाएंगे, यदि उनको हम एक्सप्रेस कर सकें नंबर लाइन के थ्रू। ठीक, तो आइए हम देखते हैं जो विद डेसिमल्स फॉर्म है वो कौन कौन सी हैं, और विदाउट डेसिमल्स वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। जो विदाउट डेसिमल्स वाली हैं तो उसमें निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक नंबर्स होंगे। निगेटिव में -1, -2, -3 एंड सो ऑन, एंड पॉजिटिव रियल पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स में हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 सारी विदाउट डेसिमल्स में हो जाएंगे इस तरह से। तो अब जो ये पॉजिटिव में हो जाएंगे डेसिमल विदाउट डेसिमल्स वाली 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, वो क्या कहलाएंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, और इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं को एक और नाम देते हैं काउंटेबल नंबर, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग मतलब जो गणना के काम में आती हैं वही काउंटिंग नंबर्स कहलाती हैं। तो इसको आप चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए, या नेचुरल नंबर्स बोलिए, या काउंटिंग नंबर्स बोलिए, सारी की सारी संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अप टू इन्फिनिटी तक हैं। ठीक, उसके बाद यदि हम इस पॉजिटिव इंटीजर्स या काउंटेबल नंबर या नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को भी कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर वो होल नंबर्स कहलाने लग जाती हैं। इट मीन्स natural numbers including with zero is called as is known as whole numbers, and we denote it with w. Whole numbers are denoted by w, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। इसके अलावा ये तो हुई काउंटिंग्स नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स। इसके अलावा कुछ संख्याएं बच गई, कुछ नंबर्स हैं बच गई जो निगेटिव में हैं और विदाउट डेसिमल्स हैं, तो इनको हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, निगेटिव में निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो एंड निगेटिव इंटीजर्स इज नोन एज इंटीजर्स। इट मीन्स इंटीजर्स वो संख्या है जिसमें हम निगेटिव नंबर्स लें और पॉजिटिव नंबर्स लें जीरो के साथ, सारी सारी क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए ये जितनी भी विदाउट डेसिमल्स वाली हैं, या यू कैन से जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए, काउंटिंग नंबर्स हो गए, होल नंबर्स और इंटीजर्स, यू कैन से इंटीजर्स टोटल, ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। रेशनल नंबर्स क्या है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसको हम अभी आगे बताते हैं।
बट इससे पहले आइए एक बार चर्चा करते हैं विद डेसिमल जितनी भी संख्याएं हैं वो तो हो गए, विदाउट डेसिमल्स और विद डेसिमल्स जो हैं उनको देखते हैं। विद डेसिमल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। डेसिमल्स नंबर 3 तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट, ऐसी डेसिमल्स होती हैं जो टर्मिनेटिंग हो। इट मीन्स एक या दो तीन कुछ पॉइंट्स के बाद जो है वो ख़त्म हो जा रही हैं, एंड हो जा रही हैं, रिपीटिशन उसका ना हो, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे 1.2 हो गया, 3.1 कुछ इस तरह से हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी डेसिमल्स हैं जो तो क्या कर रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, टर्मिनेट नहीं कर जा रही हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ठीक, जैसे 1.12 इस तरह से क्या है, बार बार जो है वही संख्याएं रिपीट करती जा रही हैं। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट एंड नहीं हो रहा है, बट साथ साथ क्या है कि ये जो है रिपीटिंग भी है। रिपीट कर रहे हैं सेम नंबर्स, एक निश्चित संख्या के बाद सेम, एक निश्चित डेसिमल्स के बाद सेम जो है वही जो है रिपीट करने लग जाते हैं। वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहलाती हैं। और थर्ड टाइप जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब वो न तो समाप्त हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और रिपीट भी नहीं कर रही हैं। हर बार एक नई संख्या आ जा रही है, जैसे 1.1 3 2 4 7 8 6 4 इस तरह करके चेंज होती चली जा रही हैं। ठीक, तो इस तरह से डेसिमल्स के 3 टाइप्स हुए। और अब जब ये 3 टाइप्स हो गए तो इसमें से भी कुछ रेशनल नंबर्स होंगे, कुछ इरेशनल नंबर्स होंगे। तो अब इनमें से कौन सी रेशनल नंबर्स हैं, कौन सी इरेशनल नंबर्स, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं डेसिमल्स के, फर्स्ट 2 टाइप्स हैं क्या, एक तो टर्मिनेटिंग वाली और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। ये तो जो है रेशनल नंबर्स कहलाती हैं, इनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, परमेय संख्या। बट ये जो नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं कर रही हैं और जो है रिपीट भी नहीं हो रही हैं, बार बार अलग अलग आ रही हैं, वो जो है इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब क्या है इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स, उसके बारे में देखते हैं। देखिए जो रेशनल नंबर्स हैं, परमेय संख्याएं बोलते हैं, वो ऐसी नंबर्स हैं, ऐसी संख्याएं, नंबर विच कैन बी रिटन एज फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसी नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, डिनोट कर सकें। अदरवाइज वो क्या कहलाएंगी, रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू ये बोथ आर इंटीजर्स एंड हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर्स। और क्या हो, पहली बात पी और क्यू इंटीजर्स हो, दूसरी बात पी और क्यू में केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर हो और वो एक हो, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब तो वो पी वाई क्यू का फॉर्म जो है वो रेशनल नंबर्स कहलाएगा। और इसमें एक और कंडीशन है कि वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए, क्यू अगर जीरो हो जा रही है तो फिर वो रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएंगे। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे कि रेशनल नंबर्स है, तो नंबर विच कैन बी रिटन एज पी वाई क्यू फॉर्म्स एंड where p and q both are integers and the common factors of both p and q are only one and also q is not equal to zero। ठीक, उसके बाद ये तो हो गई रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो क्या है कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय पी बाई क्यू फॉर्म्स हैं, वो जो है इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। उसके बाद
प्राइम नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो प्राइम नंबर्स, मान लीजिए हम कोई नंबर ले रहे हैं 3, 4, इस तरह से नंबर्स हैं। तो 3 को देखिए क्या है यहाँ पे, इसके फैक्टर कीजिए तो फैक्टर इसके 1 और 3 निकल के आ रहे हैं। 4 के फैक्टर कीजिए 1, 2 और 4 निकल के आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 3 है, 3 में केवल 2 फैक्टर्स हुए, 4 में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। और उन फैक्टर्स में या एक तो 1 हो गया, एक 4 हो गया और उसके अलावा एक और फैक्टर हो गया। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे, बहुत सारी संख्याएं जिनके फैक्टर केवल 2 होंगे। तो प्राइम नंबर्स कहता है कि सिर्फ वही संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाएंगी जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, विच एंड ओनली 2 फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या हों? फैक्टर्स एक तो 1 हो और अनदर जो है वो नंबर इटसेल्फ, वो स्वयं नंबर ही हो। जिस नंबर के फैक्टर कर रहे हैं या तो नंबर ही खुद हो और या तो 1 हो, वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक, जैसे विच हैज ओनली 2 डिफरेंस फैक्टर्स, डिफरेंस होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, इंक्लूडिंग 1 एंड इट्स एग्जाम्पल 2 देख लीजिए। 2 को हम सिर्फ 2 फैक्टर कर सकते हैं, एक 1 और 2। यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि आप 2 को कर रहे हैं, 2 के अलावा 1 को क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक तो एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि एक के हम 2 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे। एक का केवल 1 और 1 होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। एक के हम 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक जो है प्राइम नंबर्स नहीं है। इसलिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नंबर 1 एक फैक्ट निकल के आया कि 2 क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। एंड अनदर फैक्ट्स क्या है? 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर्स। देखिए इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या है अभी बता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। बट यहाँ पे 2 जो है वो ओनली एंड ओनली 1 इवन प्राइम नंबर्स है। इसके अलावा 2 के अलावा जितनी भी इवन नंबर्स हैं सारी की सारी प्राइम नंबर्स नहीं है, कंजुगेट नंबर्स। क्या है? कंजुगेट नंबर है, प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स के लिए कंडीशन है कि उसके ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1 हो, एक इट्स संख्या स्वयं हो। तो 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होंगी, 4 होगी, 6 होंगी, 8 होंगी, 10 होगी, 20 होगी, 50 होगी, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके मैनी देन 2, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। 2 से बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। जैसे 4 हो गया तो उसमें 1 हो गया, 2 1 2 4 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं। इसलिए जो है केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक, उसके बाद इवन नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, अर्थात नंबर्स इज डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों प्राइम नंबर, वो सॉरी सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स 2 4 6 8 इस तरह से। ऑड नंबर्स क्या हैं? विच कांट बी डिवाइड बाई 2, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ही ना हो सकें, जैसे 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद देखिए ये तो हो गई हमारी कुछ नंबर सिस्टम्स, कुछ नंबर्स कैटेगरी हो गई नंबर्स की क्या कैसे हैं। तो अब बात आती है कि नंबर्स के बाद हम समुच्चय पे चलते हैं। समुच्चय क्या है? देखिए इस तरह से नंबर्स लिख दी गई आपके सामने, इस तरह से नंबर लिख दी गई आपके सामने। तो अगर हम इन नंबर्स को अगर बोल दें कि इनको जो है एक अल्फ़ाबेट में डिनोट कर दीजिए, एक अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि इसको एक्स मान लीजिए या इसको पी मान लीजिए, तो कुछ भी मान लीजिए इस तरह से। तो ठीक है, हम अगर मान लेंगे तो क्या हर जगह उस इसकी वैलिडिटी है, उसकी मान्यता है
कि हम अगर इनको 1 2 3 4 5 इस तरह इसको अगर पी मान के चलते हैं तो क्या सब जगह इसकी मान्यता थोड़ी रहेगी। तो क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेते हैं, मतलब सब जगह हर एक लोग जो है उसको मान्यता दे दें, सब जगह लागू हो जाए। जैसे इस तरह से जो संख्याएं हैं 1 2 3 4, इसको हमने बोल दिया कि इसको अगर हम एक अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करना है तो हमने इसको बोल दिया कि इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक, अब एन से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एन से आप भी रिप्रेजेंट करेंगे, एन से किसी अन्य पर्सन से पूछे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और टीचरों से पूछे वो भी एन से जो है 1 2 3 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान ली गई है जो है कि जितनी जब भी हम नेचुरल नंबर को व्यक्त करेंगे 1 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक सारी सारी हम उसको एन लिख देंगे तो समझ जाएंगे। अब आपको पढ़ाने में हमें भी सहूलियत होगी, आप भी समझ जाएंगे। कहीं पे इस तरह की संख्याएं आएंगी तो हम सिर्फ एन लिख देंगे तो आप जो है समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो जब जब इस तरह से कोई संख्या हो, कोई एलिमेंट्स हो, कोई फैक्ट्स हो, उसको अगर हम एक अल्फ़ाबेट में व्यक्त कर दे रहे हैं तो इसका मतलब हम उसका क्या कर रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं। इन सारे के सारे कलेक्शन को हम एक जगह लिख रहे हैं, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट में, एक लेटर में, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हम एक डिनोट कर दे रहे हैं और उससे जो है उन संख्याओं की क्या हो जा रही है, बोध हो जा रही है। ठीक, मतलब कि चाहे संख्याएं हों चाहे वस्तुएं हों, उन सब का कलेक्शन बनाइए। कलेक्शन बनाने के बाद अगर वो कलेक्शन सब जगह मान्य है, अगर उसको जो नाम दें जो जिस तरह से उसको परिभाषित कर दें, जिस तरह से उसका नियम बना दें कि इस नियम के थ्रू जो है ही कलेक्शन बनाए जाएंगे, तो वो अगर सर्व मान्य है, सब जगह मान्य है, तो फिर जो है वो एक तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए समुच्चय जो है, सेट थ्योरी जो है, तो इसके बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं। आप ही लोग नहीं, बाकी और लोग भी जाने अनजाने इससे परिचित हैं, भले इसकी डिफिनीशन न जानते हो, बहुत अच्छी तरह से जो है डिफाइन न कर पाए, बट कलेक्शन के बारे में, सेट्स के बारे में तो जानते ही हैं। आप कहीं पे भी जाइए, अगर आप खेलने के लिए जाते हैं, कई बच्चे इकट्ठे हैं तो बोलते हैं अरे भाई जो है ये खेलने का जो जितने सामान उसको ले लीजिए, खेलने जा रहे हैं, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो बॉल ले लेंगे, बैट ले लेंगे, और जो है तो वो सब क्या है, खेलने के लिए यूज हो रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं कि जो सिर्फ खेलने के यूज में, वहाँ पे पेन पेंसिल लेके जाएंगे नहीं। इसका मतलब आप पहले से क्या हैं, परिचित हैं किससे, समुच्चय से। ठीक, इसके बाद समुच्चय की फिर परिभाषा निकल के आती है, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए समुच्चय एंड और उसका निरूपण, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सेट्स। मतलब सेट्स इज ए कलेक्शन एंड सच कलेक्शंस जो कि क्या हो, वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है क्या कहलाएंगे, सेट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड से क्या तात्पर्य है, वेल डिफाइंड के बारे में क्या जानते हैं। तो आप कहेंगे कि जो है वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कलेक्शंस, ऐसे कलेक्शंस शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। मतलब वे कलेक्शन जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज ना हो, बदले ना। मतलब कि अगर कुछ वस्तुओं के कलेक्शन के लिए अगर कहें समूह बनाने के लिए, तो जो समूह हम बनाए वही एक दूसरा पर्सन भी बनाए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले लीजिए कि टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड मतलब
बॉलीवुड के 5 एक्टर्स ले लीजिए, उनका कलेक्शन कीजिए और देखिए क्या ये वेल डिफाइंड है, और अगर वेल डिफाइंड है तो क्या ये सेट है, नहीं है तो क्या सेट नहीं है, इसको चेक कीजिए। पहली बात तो ये कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं किसी एक बच्चे से, मान लीजिए सोनू है, उससे हम बोले कि बेटा तुम बताओ टॉप 5 एक्टर्स बॉलीवुड के आप कलेक्ट कीजिए, बताइए, उनका समूह बनाइए, कलेक्शन बनाइए, तो उनके निगाह में भाई उसके फेवरेट हैं, वो बताने लग रहा है कि अमिताभ बच्चन हो गए, परेश रावल, आमिर खान, रणबीर कपूर और अजय देवगन। वो इन पर्सन्स को जो है, इन एक्टर्स को जो है वो टॉप 5 में काउंट कर लिया और कलेक्शन बना लिया इतने पर्सन्स को, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर हम एक दूसरे स्टूडेंट से, एक दूसरा बच्चा है, उससे बोले कि बेटा तुम बनाओ, तो वो बोल रहा है कि सर हमारे निगाह में तो भाई उसके फेवरेट कुछ अलग हैं, उसके नज़रिए से कुछ और है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और निकल के आ रहे हैं। तो वो बता रहा है कि आमिर खान, रणबीर कपूर, अजय देवगन और अक्षय कुमार, संजय दत्त, इन सब को जो है वो बोल रहा है कि ये जो है टॉप 5 हैं, बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे दो पर्सन्स के विचारों में भिन्नता आ गई, दो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस आ गया। और अगर इस तरह से अगर भिन्नता आ जाए तो फिर वो जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नज़रिए अगर चेंज हो जा रहे हैं तो फिर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, और जब वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर क्या है, सेट नहीं है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल से, जैसे कहा जाए कि ऐसा कलेक्शन बनाइए कि जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं वर्ल्ड में उन सब का कलेक्शन बनाइए। टॉप 5 डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड बोल दिया कि क्या, टॉप 5 डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड का कलेक्शन बनाइए। तो उसमें से कुछ बच्चे बनाएंगे, कुछ बच्चे बनाएंगे टाइगर को बनाएंगे, लायन को बनाएंगे, एलिफेंट्स को बनाएंगे, बियर को बनाएंगे, ठीक, उनको बना रहे हैं। और बच्चों से पूछा, वो बता रहे हैं कि सर टॉप 5 डेंजरस में स्नेक्स हो गए, और फॉक्स हो गए, और इस तरह से कैट हो गई, या फिर डॉग्स हो गए, इस तरह से वो कलेक्शन बना रहे हैं। तो हर एक यहाँ पे क्या है कि पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक। इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं हो। वेल डिफाइन वो कलेक्शन होते हैं जहाँ पे अगर कोई किसी कलेक्शन के बारे में अगर हम बताएं कि ये कलेक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे से बोल रहे हूँ, बेटा बताओ फर्स्ट 5 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बोल दिए फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो वो बोलेगा कि ए, बी, सी, डी और ई। तो अब बताओ ये जो कलेक्शन बन रहा है फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट का जो कलेक्शन बन रहा है, तो किसी लड़के से पूछा तो वो बता रहा है कि ए बी सी डी ई है। कुछ अन्य बच्चों से पूछे, वो भी वही बता रहे हैं। इंडिया के जितने भी बच्चों से, विश्व के जितने भी बच्चों से पूछेंगे सब यही बताएंगे कि ए बी सी डी ई। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन जो है चीज़ें बदल नहीं रही, और जब बदल ना रही हों तो फिर वो क्या है, वो वेल डिफाइंड कहलाती हैं। और अगर वेल डिफाइंड हैं तो फिर जो है वो सेट्स हैं, समुच्चय से हैं। तो वही चीज़ कि हम ये समझाना चाह रहे थे कि कौन कौन सी कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड को हम कैसे समझ सकते हैं, एक समझ डेवलप हो जाए आप लोगों के अंदर कि जिससे अगर आप लोग कलेक्शन देखें तो पहचान सके कौन कलेक्शन वेल डिफाइन है, कौन कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, बस सिंपल था। और उसके बाद मान लीजिए हम अगर कह रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, हम बोल रहे हैं कि ऐसा कलेक्शन बनाइए जो ऑल नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का आप कलेक्शन बनाइए। तो आप बनाने लग रहे हैं कि कलेक्शन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी एक स्टूडेंट से पूछें वो बता रहा है, दूसरे से पूछें वो भी बता रहा है कि सर यही होंगे 1 से लेकर 9 तक।
विश्व के हर एक कोने से किसी भी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, सब यही बता रहे हैं कि इसका कलेक्शन 1 2 3 4 5 7 8 9 होगा। तो अब यहाँ पे बताइए जो कलेक्शन बन रहा है ये क्या है, चेंज नहीं कर रहा है, सब जगह सेम है, इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइन है। उसके अलावा जैसे अगर पूछ लिया जाए कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th क्या है, ये सेट है, ये वेल डिफाइन है या नहीं, तो अब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंट किया जाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को कलेक्शन में लिया जाएगा जो जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। हम वहाँ पे क्लास 12th के बच्चों को नहीं ले सकते, वहाँ पे हम क्लास 10th के बच्चों को नहीं ले सकते, सिर्फ वनली एंड वनली सिर्फ क्या लेंगे, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को लेंगे। तो फिर ये क्या होगा, एक वेल डिफाइन हो गया, ठीक, इसलिए सेट से जैसे कि भी बताया डेंजरस एनिमल्स, ये नॉट सेट है क्योंकि ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गई वेल डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल सेट्स हैं, ठीक, कुछ मैथमेटिकल सम इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल सेट्स जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे एन हो गया, जेड हो गया। अभी जैसे हम बता रहे थे कि नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, या काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो इन ये सब तो समूह हो गए, इन संख्याएं हो गई, बट इनका अगर सेट बनाते हैं, समुच्चय बनाते हैं, तो इनको हम एक अल्फ़ाबेट में डिनोट करेंगे, अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स की सेट हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से। क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट है। इसके बाद जेड है, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हों चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हों, इन सबको हम अल्फ़ाबेट जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर जेड माइनस कर दे रहे हैं तो निगेटिव अल्फ़ाबेट निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगी, ठीक। अगर पॉजिटिव कर दे रहे हैं तो फिर पॉजिटिव में से हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक। क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जितनी भी रेशनल नंबर्स पी वाई क्यू फॉर्म की, उन सब के जो सेट हैं उन सब के कलेक्शन जो है क्यू होते हैं, ठीक। आगे चल के अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय या कुछ आप लोगों को फैक्ट्स बताते समय अगर हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, रिलेशन पढ़ाएंगे, रिलेशन या फंक्शन पढ़ाएंगे, उन सब में अगर हम इस तरह से लिख दे रहे हैं कि कोई सेट एन है, तो आप समझ जाइए कि मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। उसके बाद क्यू प्लस मतलब यहाँ पे क्यू था सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो क्यू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। उसी तरह से क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा, ठीक। इन सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, आगे चल के बहुत ही काम आने वाली हैं, ठीक। उसके बाद हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, अब ये तो हो गया सेट्स क्या है, डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन में वेल डिफाइंस एक वर्ड आ रहा है, वेल डिफाइंस से क्या समझते हैं, आप कैसे पता करेंगे कोई कलेक्शन जो दिया है वेल डिफाइन है या नहीं है, वो था। उसके बाद अब आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक। देखिए जो अभी तक हम बताते चले आ रहे थे कि नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो उनको अगर सेट्स में बना रहे हैं, सेट बनाने लग रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज करके उससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 और ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 है, तो वो जैसे 1 3 5 7 9 इतने हैं, ठीक। तो इनको हमने एक अल्फ़ाबेट से कैपिटल से लिख, अब चूंकि हम स्टार्टिंग से ही जब से सेट्स का कॉन्सेप्ट आया तब से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते चले आ रहे हैं, इससे ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कैपिटल एन से कर दे रहे हैं। हम जितने भी इसको इनके नाम को सेट्स के नाम को समुच्चय के नाम को अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे कैपिटल वर्ड का प्रयोग करते रहे हैं,
ठीक, कैपिटल लेटर का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो एक एक ट्रेडिशन चली आई, एक परंपरा चली आई कि जो है जब भी हम सेट्स का रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके नाम को लिखेंगे तो उसको हम जो है कैपिटल लेटर से। ठीक, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने कैपिटल बी से। अब उसके अंदर जो वॉवेल्स आई हैं तो ए ई आई ओ यू हम इसको स्मॉल से लिख दे रहे हैं। ए ई आई ओ यू इसको हम स्मॉल से लिख दे रहे हैं, बट हम उसके नाम को जो लिख रहे हैं सेट्स के तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते चले हैं। तो इसलिए जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके नाम को हम कैपिटल लेटर से, और इसके एलिमेंट्स को इसके अंदर जो है सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको आप एलिमेंट्स बोलिए या इसके अवयव बोलिए, तत्व बोलिए। ठीक, इसको जो है हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और लिखने के बाद जो है क्या करते हैं, कामा से सेपरेट करके और कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ये तो इसका हो गया नॉर्मल डिनोटेशन, क्या है, रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसके बाद समुच्चय का निरूपण क्या है। अब इसको हम 2 टाइप से निरूपित करते हैं समुच्चय को। नंबर 1 रोस्टर विद या सारणीबद्ध रूप, दूसरा जो है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप या इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, एंड दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम जो है किसी सेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम रोस्टर रूप में अगर रोस्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बोल दिया 8 नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो 1 3 5 इस तरह से हैं। इसको क्या करते हैं, इसको लिख के कामा से सेपरेट कर देते हैं, सभी एलिमेंट्स को सेपरेट करने के बाद कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, यही इसका जो है टेबुलर फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर विद से हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। और इसका अगर सेट बिल्डर मेथड से अगर रिप्रेजेंट करना है, समुच्चय निर्माण विधि जिसको बोलते हैं, तो उसमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं, उसके लिए जो सेट दिया होता है उसमें एक जो कलेक्शन बनाते समय एक उस कॉमन जो है क्या होता है, फैक्ट होता है, गुण होता है उसकी एक तरह से डिफिनीशन होती है। जैसे मान लीजिए अगर बनाया गया कि 8 नेचुरल नंबर, तो इस सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके एक निश्चित गुण होगा, सभी के सभी क्या होंगे, 8 नेचुरल नंबर होंगे। अगर बनाया गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स अगर लिखे गए हैं तो वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए ई आई ओ यू सारे के सारे क्या होंगे, उसका एक गुण होगा कि जो है वॉवेल्स होंगे। ठीक, तो देखिए, तो जब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के लिए एक मानक मान लेते हैं, सब के लिए एक यस एक्स मान लेते हैं या वाई या कुछ भी मान लेते हैं, मानक एक एलिमेंट मान लेते हैं जो है, और उसी को लिखते हैं और वो क्या है उसी की डिफिनीशन दे देते हैं, उसी की कॉमन रूल किस रूल के थ्रू लिखा गया है वही लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है क्या कि नेचुरल नंबर है जो स्मॉलर दैन 10 है। ठीक, तो यहाँ पे यक्स, इसको कॉलन से सेपरेट किए, उसके बाद यक्स की वैल्यू लिख दिया, उसकी रूल्स लिख दिए। तो यक्स इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन 10, अर्थात इसको पढ़ते कैसे हैं, ये जो लिखा है एक्स कॉलन के बाद ये लिख दिया है, इसको पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स। अब भी बोलिए सेट ऑफ ऑल एक्स,
मतलब सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय, जहाँ पे x क्या है वही चीज़ लिख दिया जाता है, बस सिंपल है। जैसे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ठीक, और उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें। जैसे बी कोई दूसरा जो है सेट्स है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, ठीक, तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, इन सबको हम एक कॉमन एलिमेंट से x मान लिए तो हम लिखते हैं x सच दैट, मतलब द सेट ऑफ ऑल x, सभी x का समुच्चय है इस प्रकार कि x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है एक नेचुरल नंबर है, एंड लेस देन 6। और इसको और बेहतर ढंग से अगर लिखना हो और थोड़ा और दिमाग से अगर हम सोचें इसको अच्छे से लिखें तो अच्छे से इसको लिखना हो तो इस तरह से लिख देंगे कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, चूँकि नेचुरल नंबर है तो बिलोंग्स कर जाएगी n, x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 6, x 6 से छोटी है। बस रोस्टर रूप में लिखना है टेबुलर फॉर्म में तो वही लिख दीजिए, उनकी कौन कौन सी संख्या आएंगी 1 2 3 4 5 आ जाएंगी, ये नेचुरल नंबर्स हैं बट 6 से छोटे हैं। ये तो हो गया। इस तरह से हम रोस्टर रूप में या टेबुलर फॉर्म में अथवा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक। उसके बाद आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। देखिए अगर हम इसके लिए जो है एक साइन मान लेते हैं इस तरह से, ई टाइप का होता है, इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक। लिखने के लिए बार बार बिलोंग्स टू ना लिखना पड़े, सिर्फ इतना लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं तो समझ जाइए कि ये जो है बिलोंग्स टू बता रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि मान लीजिए अगर कोई सेट्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो ए क्या है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ए बिलोंग्स टू बी, अर्थात एलिमेंट्स ए जो है वो समुच्चय बी का अवयव है, अर्थात ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी का एक अवयव है। इतना ढेर सारा लिखना या फिर इतना लिखना ए बिलोंग्स टू बी बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा देते हैं, बस हो गया, ए बिलोंग्स टू बी लिख दिए। इससे हमें जो है ये पता चल गया, इतना लिखने से बच गए, ए बिलोंग्स टू बी लिख दिए। बी भी बिलोंग्स कर रहा है, बी बिलोंग्स टू बी लिख दिए। सी भी बिलोंग्स कर रहा है, मतलब सी इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट है तो सी लिख दिए, सी बिलोंग्स टू। यहाँ पे डी नहीं है, डी एलिमेंट्स बी का अवयव नहीं है, डी एलिमेंट्स बी का अवयव नहीं है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इतना ढेर सारा लिखने के लिए हम सिर्फ इतना लिख देते हैं डी बी डी, इसको बिलोंग्स लगा काट देते हैं, डी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी, डी इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी, इस तरह से, ठीक। तो ये तो हो गया बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, बस सिर्फ इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।